नमस्कार साथियों, मैं शशि सिडाना स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। साथियों, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा विद्यार्थी हित में जारी प्रश्न बैंक कक्षा 12 विषय रसायन विज्ञान के हम लोग ऑब्जेक्टिव और फिल इन द ब्लैंक जो हैं वो चैप्टर वाइज डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें से 4 चैप्टर के फिल इन द ब्लैंक और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। और अब जो है हम लोग वैद्युत रसायन चैप्टर सेकंड, केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर वैद्युत रसायन के जो फिल इन द ब्लैंक एंड ऑब्जेक्टिव टाइप है वो डिस्कस करने वाले हैं। यदि मेरे द्वारा पहले जारी किए गए 4 चैप्टर के जो ऑब्जेक्टिव टाइप है फिल इन द ब्लैंक आपने अभी वीडियो नहीं देखे हैं उनके, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर दिए गए लिंक से उनके वीडियो जो है वो देख सकते हैं। तो अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वैद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो चलिए मूव करते हैं हम हमारे चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वैद्युत रसायन की ओर। वैद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर सेकंड, जिसमें हम बात करें, पहला प्रश्न है शुष्क लेक्लांशियस सेल, ड्राई लेक्लांशियस सेल में कैथोड होता है। तो लेक्लांशियस सेल के अंदर कैथोड जो होता है वो ग्रेफाइट की छड़ होती है और एनोड जिंक का जो होता है पात्र होता है। तो कैथोड इसमें पूछा गया है, तो कैथोड ग्रेफाइट की छड़ है। तो आंसर है 4 क्षारीय धातुओं ए बी सी डी के मानक अपचयन विभव, यहां अपचयन विभव आएगा, मानक अपचयन विभव क्रमशः -3.05 वोल्ट, -1.66 वोल्ट, -0.40 वोल्ट, -0.80 वोल्ट हैं। तो निम्न में से कौन सी धातु अधिक अपचायक होगी? तो अपचयन विभव का मान जितना ज्यादा नेगेटिव होता है उतनी ही धातु प्रबल अपचायक होती है। तो यहां ज्यादा नेगेटिव देख सकते हैं आप, -3.05 है जो कि धातु ए का है, अतः धातु ए जो है वो अधिक अपचायक होगी, प्रबल अपचायक होगी। तो सेकंड का ए आंसर जो है करेक्ट है। नेक्स्ट, चालकता की इकाई है। तो चालकता की इकाई ओम इनवर्स, सेमी इनवर्स, और ओम इनवर्स को हम लोग सीमेंस भी बोलते हैं। तो सीमेंस सेमी इनवर्स यानी ए व ब दोनों यहां आ जाएगा। अब चालकता का सूत्र क्या होता है? चालकता बराबर चालकता इंटू सेल स्थिरांक, और चालकता होता है प्रतिरोध का व्युत्क्रम। ये मात्रक बना कैसे है वो देख लें। चालकता बराबर चालकता होता है प्रतिरोध का व्युत्क्रम, तो मैंने 1/r लिख दिया। सेल स्थिरांक हो गया L/A, तो R का मात्रक होता है ओम, L का मात्रक हो गया सेमी, A का मात्रक हो गया सेमी स्क्वायर। तो 1 सेमी से 1 सेमी कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/ओम 1/सेमी। तो जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा ओम इनवर्स सेमी इनवर्स, और ओम इनवर्स को हम लोग सीमेंस भी बोलते हैं। तो सीमेंस सेमी इनवर्स ए व ब दोनों आ जाएंगे यहां। नेक्स्ट कहता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, तो ये रासायनिक बल गतिकी का क्वेश्चन जो है इसमें ऐड हो गया है। खैर हम लोग यही इसको डिस्कस कर लेंगे। रासायनिक बल गति का क्वेश्चन है ये। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए लोग के एम 1/T में ग्राफ खींचते हैं तो एक सरल रेखा प्राप्त होती है। प्राप्त रेखा की प्रवणता यानी ढाल होगी। तो प्राप्त रेखा की ढाल जब log k और 1/T के बीच ग्राफ खींचा जाता है तो -EA/2.303 R आती है, यानी सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट है, -EA/2.303 R। ये कैसे बना है वो देख लें। ये आरएनएस समीकरण है। आरएनएस समीकरण से k बराबर a e की पावर -EA/RT। तो जब हम ये E हटाते हैं तो यहाँ लग जाता है नेचुरल log K बराबर नेचुरल log A -EA/RT। EA/RT यहीं से आ जाएगा -EA/RT। तो जब ये E हटाया तो यहाँ भी नेचुरल log लग गया, यहाँ भी नेचुरल log लग गया, ये -EA/RT एच आ गया। अब जब नेचुरल log को log में कन्वर्ट करते हैं, log बेस 10 में, तो इसको log बेस 10 में कन्वर्ट करेंगे तो 2.303 का गुना हो जाता है। 2.303 log K 2.303 log A -EA/RT। अब ये जो 2.303 इधर लाते हैं तो ये बन जाता है log K बराबर log A -EA/2.303 RT। अब आप प्रश्न देखें तो प्रश्न कहता है log K और 1/T, यहाँ 1 लिख सकते हैं, 1/T में ग्राफ खींचा गया है।
तो इसकी जो ढाल होती है वो -EA बटा 2.303 R होती है, क्योंकि एक सरल रेखा समीकरण y बराबर mx प्लस c को निरूपित करती है। तो y अक्ष पर log k आ जाएगा, x अक्ष पर 1/t आ जाएगा और ढाल जो है वो m होगी, तो वो होगी -EA बटे 2.303 R। तो यहाँ हमने पहले भी डिस्कस किया कि हमारा सेकंड आंसर जो है वो करेक्ट है आर्यनी समीकरण से -EA बटे 2.303 R। नेक्स्ट कहता है 1 मोल MnO4 माइनस से Mn+2 के परिवर्तन में आवश्यक फेराडे, तो आवश्यक फेराडे 5 फेराडे होगा, 5 फेराडे। तो 1 मोल MnO4 माइनस को Mn+2 में बदलना है तो 5 फेराडे विद्युत की आवश्यकता होती है। कैसे, वो भी क्लियर कर लें। MnO4 माइनस को Mn+2 में बदलना है तो MnO4 माइनस में Mn पर जो चार्ज है वो है +7, Mn+7, और बनाना है Mn+2, Mn+7 से Mn+2 बनाना है तो हमें इसमें 5 मोल इलेक्ट्रॉन ऐड करने होंगे। यहाँ Mn पे +7 आवेश है तो Mn+7 से अगर हम Mn+2 बनाना चाहते हैं तो इसमें 5 मोल इलेक्ट्रॉन ऐड करने होंगे। 5 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब 5 फेराडे, 1 मोल इलेक्ट्रॉन 1 फेराडे आवेश को क्लियर करता है, तो 5 मोल इलेक्ट्रॉन 5 फेराडे। द ऑप्शन आपका करेक्ट है। अच्छे चालकता विलयन वाले पदार्थ होते हैं, ऑप्शन दिए हुए दुर्बल वैद्युत अपव्यय, प्रबल वैद्युत अपव्यय, वैद्युत अपव्यय और उत्प्रेरक। तो प्रबल वैद्युत अपव्यय का चालकता सबसे ज्यादा होता है, तो अच्छे चालकता वाले पदार्थ जो होते हैं वो प्रबल वैद्युत अपव्यय होते हैं। गलवैनीकरण में लोहे की सतह पर किसकी परत चढ़ाई जाती है, तो गलवैनीकरण में लोहे की सतह पर हम लोग जिंक की परत चढ़ाते हैं, क्योंकि जिंक अधिक सक्रिय है जो लोहे पर जंग लगने से बचा देता है। तो गलवैनीकरण में लोहे की सतह पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है। निम्न से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती, तो जो कम सक्रिय होती है। तो अगर हम वैद्युत रासायनिक श्रेणी से बात करें, वैद्युत रासायनिक श्रेणी की अगर हम बात करें तो अगर हम हाइड्रोजन से कम सक्रिय धातु देखें तो कॉपर है। कॉपर हाइड्रोजन से कम सक्रिय होती है वैद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुसार, अतः यह अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं कर पाती। ईंधन सेल में क्या किया जाता है, ईंधन की दहन ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। ईंधन की दहन ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, तो स ऑप्शन करेक्ट है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। ईंधन सेल में जो ईंधन की दहन ऊर्जा है उसको वैद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। गैल्वेनिक सेल रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलते हैं, वैद्युत अपवर्तनी सेल वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं, और ईंधन सेल ईंधन की दहन ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। तो स ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट, साम्य अवस्था पर सेल का ईएमएफ होगा, तो साम्य अवस्था पर सेल का ईएमएफ 0 होता है। अगर वो कह देता है स्वतः प्रकरण में सेल का ईएमएफ होगा, तो स्वतः प्रकरण में सेल का ईएमएफ धनात्मक होता है, अस्वतः प्रकरण में सेल का ईएमएफ ऋणात्मक होता है, और साम्य अवस्था में सेल का जो ईएमएफ होता है वो 0 होता है। तो साम्य अवस्था में क्वेश्चन है अभी, तो साम्य अवस्था का सेल ईएमएफ होगा 0। प्रबलतम अपचायक है, तो ये भी वैद्युत रासायनिक श्रेणी से देखें तो सबसे प्रबल अपचायक होता है लिथियम प्रबलतम अपचायक है। उसके बाद ताप में थोड़ी सी वृद्धि करने पर अभिक्रिया का वेग तीव्रता से बढ़ता है, क्योंकि ये भी रासायनिक बलगतिकी का क्वेश्चन है। खैर हम लोग यही डिस्कस कर लेते हैं। तो वहाँ मैक्सवेल बोल्ट्जमैन आरेख बना हुआ है जो ये क्लियर करता है कि जब ताप बढ़ाया जाता है तो सक्रिय अणुओं की संख्या बढ़ जाती है, जिससे अभिक्रिया का वेग तेजी से बढ़ जाता है। तो मैक्सवेल ग्राफ के अनुसार अगर हम देखें तो ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग तेजी से बढ़ता है, जिसका जो कारण है वो सक्रिय अणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। तो ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है उसके अनुसार। फिर गैल्वेनिक सेल के लिए कौन सा कथन असत्य है, असत्य कथन आपने बताना है। तो पहला ऑप्शन है एनोड पर अपचयन होता है, नहीं ये बिल्कुल असत्य है। एनोड पर हमेशा ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, अपचयन हमेशा कैथोड पर होता है। तो एनोड पर ऑक्सीकरण होता है, ये सत्य है, अतः हमें असत्य छांटना है। तो असत्य जो है वो एनोड पर अपचयन होता है, ये असत्य है। गैल्वेनिक सेल में लवण सेतु का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, गैल्वेनिक सेल में लवण सेतु का प्रयोग किया जाता है। तो लवण सेतु का प्रयोग जो होता है
वो परिपथ पूर्ण करने के लिए होता है। लवण सेतु दो वैद्युत अपघटनों के बीच लगा होता है और परिपथ पूरा करने का काम जो है वो करता है, परिपथ पूरा करने का काम करता है लवण सेतु। नेक्स्ट, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व कहते हैं। अब फिल इन द ब्लैंक की बात करें तो प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व कहते हैं। किसी सेल के दो समानांतर इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी यानी L और इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी A का अनुपात यानी L/A को हम लोग सेल स्थिरांक कहते हैं। सेल स्थिरांक किसी सेल के दो समानांतर इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी और इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का अनुपात जो होता है वो सेल स्थिरांक कहलाता है, L/A। जब सेल में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती तो उस दशा में इलेक्ट्रोड विभव में होने वाले अंतर को सेल विभव कहते हैं। सेल विभव, जब सेल में धारा प्रवाहित ना हो रही हो तब इलेक्ट्रोड विभव का जो अंतर होता है वो सेल विभव कहलाता है, और जब सेल में धारा प्रवाहित हो रही हो तब इलेक्ट्रोड विभव का जो अंतर होता है उसे विभवांतर कहते हैं। तो ये फर्क है, जब सेल में धारा प्रवाहित नहीं होती तो इलेक्ट्रोड विभव में होने वाला अंतर सेल विभव कहलाता है, और अगर धारा प्रवाहित हो रही हो तो उस केस में उसे विभवांतर कहते हैं। अभी धारा प्रवाहित नहीं हो रही का क्वेश्चन है तो फिर इलेक्ट्रोड विभव में होने वाला अंतर सेल विभव कहलाएगा। अगला क्वेश्चन, वैद्युत अपघटनी चालकता ताप बढ़ने के साथ बढ़ती है। वैद्युत अपघटनी चालकता जो होती है वो ताप बढ़ने के साथ बढ़ती है और धात्विक चालकता ताप बढ़ने के साथ घटती है। ये ध्यान रखिएगा, वैद्युत अपघटनी चालकता ताप बढ़ने के साथ बढ़ती है और धात्विक चालकता जो होती है वो ताप बढ़ने के साथ घटती है। अगला क्वेश्चन, संगलित सोडियम क्लोराइड का वैद्युत अपघटन करने पर जो कैथोड होता है उस पर तो सोडियम आ जाएगा, तो सोडियम कैथोड पर तथा क्लोरीन एनोड पर, सोडियम कैथोड पर और क्लोरीन एनोड पर मुक्त करता है। संगलित सोडियम क्लोराइड वैद्युत अपघटन करने पर सोडियम कैथोड पर तथा क्लोरीन एनोड पर मुक्त करता है। कैसे क्लियर कर लें, क्योंकि जब गलित सोडियम क्लोराइड लेंगे आप लोग NaCl तो इसमें दो आयन उपस्थित होंगे Na+ और Cl-। जब इसका वैद्युत अपघटन किया जाएगा तो वैद्युत अपघटन वाले सेल में एनोड पॉजिटिव होता है, वैद्युत रासायनिक में एनोड नेगेटिव होता है। वैद्युत अपघटनी में एनोड पॉजिटिव होता है और कैथोड नेगेटिव होता है। वैद्युत रासायनिक में बिल्कुल उल्टा हो जाता है, वैद्युत रासायनिक में एनोड नेगेटिव कैथोड पॉजिटिव होता है, और वैद्युत अपघटन में, यहाँ वैद्युत अपघटन ही दे रहा है वो, तो वैद्युत अपघटन में एनोड पॉजिटिव कैथोड नेगेटिव होता है। तो एनोड पर Cl- आ जाएगा क्योंकि पॉजिटिव पर नेगेटिव आ जाएगा, और कैथोड पर Na+ आ जाएगा क्योंकि नेगेटिव पर पॉजिटिव आ जाएगा। अब एनोड पर ऑक्सीकरण होता है तो ऑक्सीकरण में Cl- जो है वो इलेक्ट्रॉन त्याग देगा और क्लोरीन बन जाएगा। तो एनोड पर क्लोरीन बन गया, और कैथोड पर सोडियम जो है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके सोडियम बन जाएगा। तो कैथोड पर जो है वो सोडियम बन जाता है। तो गलित सोडियम क्लोराइड वैद्युत अपघटन करने पर सोडियम कैथोड पर तथा क्लोरीन एनोड पर मुक्त करता है। उसके बाद वैद्युत अपघटन, 20वां क्वेश्चन है, वैद्युत अपघटन में इलेक्ट्रोड पर जमा पदार्थ का भार जो फैराडे के प्रथम नियम से ज्ञात किया जाता है। तो फैराडे के प्रथम नियम के अनुसार जो जमा पदार्थ का भार होता है वो विद्युत की मात्रा यानी आवेश के सीधे समानुपाती होता है। तो यहाँ आप विद्युत की मात्रा भी लिख सकते हैं, विद्युत की मात्रा के सीधे समानुपाती होता है, या आवेश भी लिख सकते हैं। जमा पदार्थ का भार W जो होता है वो विद्युत की मात्रा यानी Q के समानुपाती होता है। लोहे पर जंग लगना संक्षारण का एक उदाहरण है। लोहे पर जंग लगना संक्षारण का एक उदाहरण है। NaCl के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर विलयन की pH बढ़ती जाती है, क्योंकि इसमें विलयन में NaOH बनता है। जब हम लोग जलीय विलयन ले लेते हैं, जलीय विलयन, तो विलयन में NaOH बनने लग जाता है, और NaOH एक क्षार है। तो जब विलयन में क्षार बनेगा तो pH बढ़ेगी, क्योंकि क्षार की pH 7 से 14 के बीच में होती है। अम्ल की pH जो होती है वो 0 से 7 के बीच में होती है, 0 से 7 के बीच में नहीं, 7 से कम होती है। तो जब हम लोग NaCl का जलीय विलयन का विद्युत अपघटन करवाते हैं तो ऐसे केस में विलयन की pH जो होती है वो बढ़ती जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लवण सेतु का विलयन
दोनों अर्धशैलों को संयोजित रखता है, जोड़े रखता है। लवण सेतु जो होता है वो दोनों अर्धशैलों को आपस में जोड़े रखता है, क्योंकि एक अर्धशैल हमारा ये था यहाँ, दूसरा अर्धशैल हमारा ये होता है, और बीच में इन दोनों के लवण सेतु लगा होता है यहाँ इस पोजीशन पर। तो लवण सेतु जो होता है वो दोनों अर्धशैलों को संयोजित रखता है, जोड़े रखता है। जिंक का मानक अपचन विभव -0.76 वोल्ट है, अतः यह हाइड्रोजन की तुलना में, हाइड्रोजन का 0.0 होता है तो जिंक का ज़्यादा नेगेटिव है, जिसका नेगेटिव होगा वो अपचायक होगा, आपको पहले भी मैंने क्लियर किया। तो जिंक का मानक अपचन विभव माइनस का 0.76 वोल्ट है, अतः यह हाइड्रोजन की तुलना में अच्छा अपचायक है, अच्छा अपचायक है। तो स्टूडेंट ये थे हमारे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर के जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप एंड फिल इन द ब्लैंक। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा वीडियो जो है बेहतर लगा होगा। यदि आपको हमारा वीडियो लाभदायक लगता है, विद्यार्थी हित में, छात्र हित में, तो आप कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम अगला चैप्टर लेके आते हैं आपके बीच में। धन्यवाद।